Hello friends, welcome to my channel. Today we have an important discussion on works of Walter Pater as an art critic. So let's start the video. Walter Pater's lifespan. He was born on 4th of August in 1839 and died on 30th of July 1894. Walter Pater's complete name was Walter Horatio Pater. He was born at Shadwell in England in 1839. As a schoolboy, he was a coy and a sober boy. Coy means बहुत ज़्यादा shy, शर्मीली नेचर के थे, and sober boy बहुत ज़्यादा सिंपल थे. He is acknowledged as a prominent art critic. तो उनको हम prominent art critic के रूप में जानते हैं. He was a fellow of Brasenose. So Brasenose के वो fellow थे. He was critic of late Victorian age and beginner of modern age. So जब विक्टोरियन एज ख़त्म हो रही थी और मॉडर्न एज शुरू हो रही थी तो उसके ये क्रिटिक माने जाते हैं कि मतलब उस एज में ही हुए जब विक्टोरियन एज ख़त्म हो रही थी और मॉडर्न एज शुरू हो रही थी. He believed in the principle of art for art's sake rather than art for life's sake. ठीक है, तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो आर्ट को आर्ट के लिए ही मानते थे कि आर्ट जो है ना आर्ट के सेक के लिए ही बना है, कि आर्ट को सिर्फ हम आर्ट के रूप में ही देखें, उसको अप्रिशिएट करें, उसे पसंद करें. आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि इस कंसेप्ट का क्या मीनिंग है और वो क्या कहते हैं कि आर्ट जो है लाइफ के सेक के लिए नहीं है, कि लाइफ के किसी भी चीज़ में इसकी यूटिलिटी नहीं है. ही वॉज एस्थेटिक क्रिटिक. एस्थेटिक होता है कि उनका जो फोकस था आर्ट को लेकर, आर्ट की ब्यूटी को लेकर, कि वो जो बाहरी सुंदरता है, कितनी की कोई चीज़ है, जैसे कोई वस्तु है कितनी सुंदर है, ठीक है, बाहरी सुंदरता है उसकी. और सेकंड वो आप पर क्या इम्प्रेशन छोड़ती है, आप उस चीज़ को लेकर कैसा फील करते हो, वो आपको जॉय जो हैप्पीनेस है वो कितना देती है. ठीक है, हिज फोकस इज ऑन एंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटी जस्ट एज जॉन कीट्स ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी. तो जैसे जॉन कीट्स ने कहा है कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ब्यूटी है, तो वैसी ही धारणा है इनकी. तो वैसे ही कंसेप्ट लेकर ये चल रहे हैं. ठीक है, आर्ट इज फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट गिव्स अस इटर्नल हैप्पीनेस. तो इनके फेमस वर्क्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. हिज फर्स्ट फेमस वर्क वॉज, पहला जो फेमस वर्क था उनका वो ये था, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रिनेसेंस. ठीक है, ये 1873 में बुक पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन रिनेसेंस. ठीक है, इट सब्सिक्वेंटली केम आउट इन द फॉर्म द रिनेसेंस स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री. तो बाद में इसी बुक को थोड़े चेंज करके नेम चेंज हो गया इसका, तो ये नेम पड़ गया द रिनेसेंस स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री. बुक सेम ही है. ठीक है, जो 1873 में पब्लिश हुई थी. These are the important essays by him in this collection. तो इस कलेक्शन में ये मेन एसेस जो हैं वो ये तीन हैं जो पॉपुलर ज़्यादा हुए थे. इनके आप नेम याद रख लो. लियोनार्डो दा विंसी जो 1869 में पब्लिश हुआ, सैंड्रो बेटेसी जो 1970 में आया, माइकल एंजेलो 1871 में पब्लिश हुआ था. यानी कि इसी ही बुक में, इसी कलेक्शन में ही एसेस हैं. These essays appeared in Fortnightly Review. तो ये Fortnightly Review एक मैगजीन है जिसमें ये अपीयर हुए थे, यानी कि पब्लिश हुए थे. Some more famous creations by him. इनके द्वारा कुछ और फेमस क्रिएशंस कौन सी हैं, ये है Appreciations. ठीक है, जो 1889 में पब्लिश हुआ था. Plato and Platonism 1893 में पब्लिश हुआ. Besides his critical essays, he gave a new direction to English prose writing in his work Imaginary Portraits. ठीक है, सो क्रिटिकल एसेस के अलावा उन्होंने इंग्लिश प्रोज राइटिंग को एक नई दिशा दी थी अपने किस वर्क में, इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स में. ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन सब के नेम्स. इन 1895 शेडवेल पब्लिश्ड हिज स्कैटर्ड एसेज इन अंडर द टाइटल Miscellaneous Essays.
तो 1895 में जो शीडवेल थे, उन्होंने इनके जो बिखरे हुए एसेज थे, जो अलग अलग थे, उनको सबको एक ही बुक में कंपाइल करके रख दिया इन्होंने। उस बुक का नाम था, क्या टाइटल था उसका? मिसलेनियस एसेज। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक बाय वॉल्टर पीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनकी यही कंसेप्ट थी कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो इसमें वो क्या समझाना चाहते हैं हमें, सो डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पीटर, आर्ट इज देयर फॉर आर्ट सेक, इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी यूटिलिटी ऑफ सोसाइटी और मोरालिटी। तो वो ये कहना चाहते हैं वॉल्टर पीटर कि आर्ट जो है सिर्फ आर्ट के लिए ही है। आर्ट का जो यूज़ है हम सोसाइटी की यूटिलिटी के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, या मोरालिटी के लिए नहीं कर सकते। सपोज हम जैसे गुलाब के फूल की एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोज़ है, तो रोज़ को हम देखते हैं कि कितना सुंदर है, कलर कितना अच्छा है, स्मेल कितनी अच्छी है रोज़ की। इसकी अपनी ही एक पहचान है, ब्यूटी है इसकी अपनी। लेकिन हम इसको इसकी गुलकंद बना के इसका यूज़ नहीं कर सकते कि इसे गुलकंद बनाकर हम खा जाएं, या इसका गुलाब जल बना के हम पी जाएं, यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसकी सोसाइटी के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। बस गुलाब का फूल कितना सुंदर है, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, इसे देखकर ही हम जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, यही इसकी कंसेप्ट है। और मोरालिटी की कोई बात नहीं की हुई उन्होंने आर्ट में, अपनी इस कंसेप्ट में, आर्ट फॉर आर्ट सेक में, कि मोरालिटी जैसे मॉरल लेसन्स होते हैं ना, हाँ, उसकी कोई बात नहीं की हुई उन्होंने। एंड यूटिलिटी ऑफ आर्ट इज आर्ट इटसेल्फ। वो कहते हैं कि जो आर्ट की यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है आर्ट की, वो आर्ट के लिए ही है। बिकॉज इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वेदर इट इज़ अ पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक सुंदरता की चीज़ होती है अ वर्क ऑफ आर्ट, चाहे वो नेचुरल थिंग हो, भगवान ने बनाई हुई है ये सुंदरता, ये सुंदर चीज़ या सुंदर कुछ भी है, या किसी इंसान ने बनाई हुई है, कोई पेंटिंग है या स्कल्पचर है या लिटरेचर है जो किसी इंसान ने लिखा है, पोइट्री, प्रोज, नॉवल, ड्रामा, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी जो वर्क ऑफ आर्ट है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। तो वो अपने आप में ही एक आर्ट है, उसकी सुंदरता देखो और उसको एंजॉय करो, वो ये कहना चाहते हैं, ना कि किसी और पर्पस के लिए। एन आर्टिस्ट मेन टास्क एंड ड्यूटी इज टू टेस्ट, कमेंट एंड रिकमेंड द वर्क ऑफ आर्ट, व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अप्रिशिएबल। तो वो वाल्टर पेटर क्या कहते हैं, एक आर्टिस्ट का मेन टास्क क्या है, मेन काम क्या है, उसकी ड्यूटी है कि वो किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को टेस्ट करे, उसे कमेंड करे, उसकी प्रशंसा करे और रिकमेंड करे इस वर्क ऑफ आर्ट को जो बहुत सुंदर है और अप्रिशिएबल है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट एंड द टाइम गिवन बाय गॉड मस्ट बी डिवोटेड टू अक्यूमुलेट आर्ट एंड लिटरेचर। कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है ना बहुत छोटी है, और जो हमें भगवान ने समय दिया है, ठीक है, तो उस समय को हम आर्ट को इकट्ठा करने में, अक्यूमुलेट करने में लगाएं, और लिटरेचर को भी इकट्ठा करने में लगाएं, अक्यूमुलेट करें उसको, उसकी प्रशंसा करें। एंड ब्यूटी इज़ गिफ्टेड बाय गॉड। ब्यूटी जो है गॉड द्वारा दी गई है, एंड इट इज़ आइडेंटिकल टू ट्रुथ। तो ये सच के साथ ही इसकी पहचान है ब्यूटी की। आर्ट इलेट्स ह्यूमन स्पिरिट। तो आर्ट जो है ह्यूमन स्पिरिट को इलीट करता है। He has emphasized on the concept of intellectual excitement and desire for beauty. तो उन्होंने इस कंसेप्ट पर एम्फेसाइज किया है, जोर डाला है, इंटेलेक्चुअल असाइनमेंट, एक्साइटमेंट एंड डिज़ायर फॉर ब्यूटी। Peter reconstructs the lives and works of French, Italian and German painters. तो पीटर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो फ्रेंच, इटालियन और जर्मन पेंटर्स हैं, ठीक है, उनकी जो वर्क्स हैं उनको वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उनको न्यू प्रेरणा देते हैं, नई इंस्पिरेशन देते हैं। इन हिज रेनेसांस बुक ही प्रमोट्स इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी ऑफ आर्ट। तो उनकी ये जो बुक है, ठीक है, जो रेनेसांस की है, जो मैंने अभी डिस्कस की थी, तो उसमें वो क्या करना चाहते हैं, वो इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी ऑफ आर्ट को प्रमोट करते हैं।
ठीक है, वो क्या है इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी ऑफ आर्ट, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ही सेज दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एस्थेटिक क्रिटिक टू रियलाइज एंड pour आउट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट. तो वो ये कहते हैं कि एक एस्थेटिक क्रिटिक, ठीक है, जो बाहरी सुंदरता को देखकर जो आलोचक या क्रिटिक है, वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियलाइज़ करे, pour आउट करे, ठीक है, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कि किसी वर्क ऑफ आर्ट की, ठीक है, वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जो अलग अलग उसके फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनको निकाले और देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं इस वर्क ऑफ आर्ट की, उनको रियलाइज करें. इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्प्रेशन. तो उनकी जो इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी है कि जैसे किसी वर्क ऑफ आर्ट को देखकर हम कितना इम्प्रेस हुए हैं, तो वो डिफरेंट इम्प्रेशन देती है. ठीक है, आर्ट हैज़ गॉट अ विजन एंड दैट विजन इज कन्वेड. तो आर्ट की अपनी एक विजन है, उसको देखने का अपना एक नज़रिया है और वही नज़रिया जो है हम कन्वे करते हैं. ठीक है, आर्ट इज नॉट द अप्रिशिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली बट द रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी. ठीक है, कि आर्ट जो है कि सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को देखकर उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते, उसको पसंद ही नहीं करते, बल्कि उसको रियलाइज़ भी करते हैं उस ब्यूटी को. यानी कि हम उस ब्यूटी को जो है देखते हैं कि हम ये सुंदरता का हम पे कितना असर पड़ रहा है, कितना इम्प्रेशन दिया है इस सुंदरता ने हमें और उसका क्या रिजल्ट निकला है. बिकॉज अप्रिशिएशन कैन बी बायस्ड बट रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी इज ट्रूथ. ठीक है, एप्रिसिएशन बायस्ड हो सकती है, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है वो मुझे अच्छी लगी है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे. ठीक है, लेकिन उस ब्यूटी की जो रियलाइजेशन है, उसको जब आप फील करते हैं, उसमें सच्चाई होती है. वो उनके कहने का ये मतलब है. राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है. रियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी इज एन एब्सोल्यूट फिनोमिना. ब्यूटी इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. तो ब्यूटी को जब हम रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं, उसकी अंदरूनी सुंदरता को देखते हैं कि वो हमें कितना इंजॉयमेंट दे रही है, ये एक एब्सोल्यूट फिनोमिना है, ये एक सच्चाई है. ठीक है, तो ब्यूटी जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. एक्सपीरियंस डिसाइड्स वेदर इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी और नॉट. तो हमारा एक्सपीरियंस ही बताता है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है या कोई क्रिएशन है, या कोई नॉवल है, पोइट्री है, ओके, पेंटिंग है या कुछ भी है, वो आपको वो खुशी दे रही है कि नहीं दे रही. ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आपका है, तो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है. किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीथिंग ऑफ ब्यूटी हर्ट्स यू और गिव्स यू पेन, ट्रबल्स, देन दैट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर यू. और अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करती है, दुख देती है, दर्द देती है, तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है आपके लिए, वो सुंदरता की चीज़ नहीं है आपके लिए. ब्यूटी इज़ नॉट द थिंग which can be seen by eyes, actually it is felt and experienced. ब्यूटी एक ऐसी चीज़ नहीं है, सुंदरता, कि जो आप अपनी आंखों से देख सको, बल्कि इसको फील किया जाता है और एक्सपीरियंस किया जाता है. रियलिटी डिपेंड्स नॉट ऑन एक्सपीरियंसेस बट इम्प्रेशंस. ठीक है, तो जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो आपके एक्सपीरियंस पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इम्प्रेशन पर आधारित है कि उस चीज़ का आप पर क्या इम्प्रेशन पड़ा. Beauty thing gives you its impression and then we decide whether it is a thing of beauty or not. ठीक है, तो ब्यूटी आपको एक इम्प्रेशन देती है, अपना एक प्रभाव छोड़ जाती है ब्यूटी आप पर, किसी चीज़ की सुंदरता, और फिर आप डिसाइड करते हो कि ये एक ब्यूटी की चीज़ है या नहीं. ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इम्प्रेशन. तो हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को लेकर, और अपना इम्प्रेशन होता है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी प्लेजरेबल एंड जॉयफुल फॉर वन पर्सन बट नॉट फॉर द सेम फॉर द अदर. तो कोई भी ब्यूटी है, ठीक है, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, तो वो किसी के लिए प्लेजरेबल, खुशी वाला हो सकता है और जॉयफुल हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है ये वैसी खुशी ना दे उसको. इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, हर किसी के लिए सेम नहीं होती. इन टर्म्स ऑफ पोइट्री और एनी लिटरेरी क्रिएशन, वॉल्टर पैटर सेज that every creation of literature, even by an intellectual or witty person, cannot be a thing of beauty. तो वो पोइट्री और किसी भी लिटरेरी क्रिएशन के बारे में वाल्टर पेटर क्या कहते हैं कि हर एक जो क्रिएशन है लिटरेचर की, अगर आप कुछ भी लिखते हो, पोइट्री, नॉवल,
प्ले, ठीक है। और चाहे किसी भी इंटेलेक्चुअल यानी कि और विटी पर्सन, किसी भी बुद्धिमान आदमी ने, बड़े एक्सपीरियंस बंदे ने लिखा हुआ है ऐसी भी कोई भी लिटरेचर की क्रिएशन, उसको हम थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है किसी को वो अच्छी लगे या ना लगे, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और इनकी जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। Conclusion of the studies is the in the history of Renaissance is a significant document of Walter Pater to expose the various dimensions of critical perceptions। तो इसी बुक में कंक्लूजन का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। The history of Renaissance is a significant document of Walter Pater to expose the various dimensions of critical perceptions, and change is the central thing that is permanent, and everything is subject to change, nothing is permanent in this world। तो इसमें ना यही कहना चाहते हैं कंक्लूजन में कि जो अलग अलग डायमेंशंस हैं क्रिटिकल परसेप्शन की, किसी चीज़, किसी वर्क ऑफ आर्ट को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ब्यूटी की थिंग है वो सदा सेम नहीं रहती, उसमें चेंजेस आती हैं। और चेंज जो है ये एक इटर्नल थिंग है, ठीक है, कि सदाबहार है। चेंज जो है इस सोसाइटी में, इस नेचर में आनी ही आनी, ये परमानेंट है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, हर एक चीज़ जो है चेंज हो जाती है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो वो ये भी लास्ट में कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट हेल्प इन फिलिंग द इंटरवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अपनी वो कंसेप्ट को कुछ इस तरह से भी बता रहे हैं, जैसे आप कोई वर्क ऑफ आर्ट देखते हो, कोई थिंग ऑफ ब्यूटी देखते हो, पहले उसको एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, फिर आप में एक्साइटमेंट जागती है उसको देखकर, फिर आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, और फिर आप उसको क्रिएट करते हो, ठीक है। समझ लगी आपको। जैसे आपने कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी, एक्सपीरियंस किया, फिर आप में एक्साइटमेंट जागी, फिर आपको खुशी हुई बहुत ज़्यादा, फिर रिस्पॉन्स के रूप में आपने वो पेंटिंग जो है बना दी, ठीक है, कोई क्रिएशन हो गई उसकी। सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो वाल्टर पेटर कहना चाहते हैं। आर्ट मीन्स नॉट गिविंग एनी लेसन ऑफ मोरालिटी, आर्ट मीन्स टू गिव प्लेजर थ्रू ब्यूटी, ठीक है। तो हम इसका कंक्लूजन कर लेते हैं लास्ट में, क्या कहना चाहते हैं वाल्टर पेटर। तो यही बात कि मोरालिटी का लेसन नहीं देना चाहता आर्ट कोई भी। आर्ट का मतलब है कि आपको सिर्फ सुंदरता से खुशी मिले, प्लेजर मिले। बट एक्चुअली द aesthetic movement was not very successful in that time because of the World War I and lack of practical use of the concept in real life। लेकिन जो एस्थेटिक मूवमेंट था, ठीक है, ये वाला मूवमेंट जो वाल्टर पेटर ने चलाया, और भी बहुत सारे क्रिटिक्स इसमें शामिल थे, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई हुई थी और इस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं लोगों ने किया अपनी लाइफ में। At the time of crisis, people were not living a peaceful life and no one paid attention to art for art's sake and to beauty cult। ठीक है, तो क्योंकि उस समय लोग क्राइसिस में थे, बड़ी प्रॉब्लम में थे लोग, पीसफुल लाइफ नहीं थी लोगों की, उनको अपनी जान का ही खतरा बना हुआ था, इसलिए वो ब्यूटी कल्ट को, आर्ट फॉर आर्ट सीख को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुशी नहीं थे, इसलिए ये मोमेंट जो था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दिस मूवमेंट वॉज कैरिड ऑन बाय ऑस्कर वाइल्ड। बाद में ऑस्कर वाइल्ड ने इस मूवमेंट को कैरी ऑन किया, आगे बढ़ाया। ही बिलीव दैट आर्ट डज नॉट फॉलो नेचर, रादर नेचर फॉलोस आर्ट। तो उसका ये मानना था कि आर्ट जो है नेचर को फॉलो नहीं करता, बल्कि नेचर आर्ट को फॉलो करती है। ऑन स्टाइल इन हिज एसेज, ऑन स्टाइल है उनका एक ऐसे है, ठीक है, वाल्टर पेटर का। तो इन दिस ऐसे ही हैज़ टोल्ड हिज लिटरेरी आर्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड डिक्शन। तो इसमें उन्होंने ना लिखने, जो सेम लिटरेचर है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, और डिक्शन वर्ड कैसे यूज़ करने चाहिए, सब उन्होंने बताया है ऑन स्टाइल में। He had no fixed of rules or principles to judge any work of art. He judged it as a work of beauty. He had not any parameter to criticize any literary work। तो वाल्टर पेटर के ना कोई फिक्स रूल नहीं थे, कोई प्रिंसिपल नहीं थे कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को हम जज कैसे करें, ठीक है। उन्होंने सिर्फ वर्क ऑफ ब्यूटी को ही जज किया, देखकर ही उसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगाओ और इम्प्रेशन कैसा है उसका। उन्होंने कोई भी पैरामीटर नहीं यूज़ किया कि हम किसी लिटरेरी वर्क को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेल मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि कैसी लगी आपको ये वीडियो. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.